गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, डिज़ाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। डिज़ाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले वेबसाइट क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। तो उसकी डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। अ वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। वेबसाइट क्या है? अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मीन्स आपके कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप लोग एक से बहुत सारे वेब पेजेस को, एक से ज़्यादा वेब पेजेस को अगर इंटरलिंक्ड करते हो तो वो वेबसाइट कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है प्लानिंग फॉर द वेबसाइट। मतलब अगर आपको ऐसी कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके पीछे आपका प्लानिंग कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कोई भी वेबसाइट अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हो। तो नेक्स्ट, फॉर डेवलपिंग अ गुड वेबसाइट you must do the planning for the website. So here we are going to discuss some topics, some points which should be considered for developing a good website as a part of planning process. So the first first point is your purpose. वेबसाइट का जो पर्पस है वो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। वो पर्पस आप लोगों को क्लियरली आइडेंटिफाइड करना चाहिए। वो वेबसाइट बनाने से पहले उसका पर्पस आप लोगों का क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए, तभी आप लोग पर्टिकुलर प्रॉपरली डिज़ाइन वेबसाइट बना पाओगे जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। उसका सेकंड पॉइंट है ऑडियंस। आपको आपके ऑडियंस को भी ध्यान में रखना है। ऑडियंस को ध्यान में क्यों रखना है? तो क्योंकि आपकी वेबसाइट जो विज़िट करेंगे वो सारे आपके ऑडियंस रहेंगे। तो ऑडियंस को जैसी एक्सपेक्टेशन है वैसी ही चीज़ें आपकी वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए, तभी वो यूज़र बार बार आपकी वेबसाइट विज़िट करेगा, वरना वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए आपके ऑडियंस को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, वेबसाइट बनाते टाइम आपको वेबसाइट के अंदर बहुत सारे इमेजेस या तो बहुत सारे मल्टीमीडिया फाइल्स का यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो अगर बहुत सारे इमेजेस और मल्टीमीडिया फाइल्स को आप लोग यूज़ करते हो तो वो वेबसाइट के अंदर डाउनलोड होने में टाइम लगाती है, और अगर यूज़र का कनेक्शन, यूज़र की इंटरनेट स्पीड अगर कम है तो वो आपकी वेबसाइट विज़िट ना करे, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपके ऑडियंस को ध्यान में रख के आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। थर्ड पॉइंट है उसका कंटेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द वेबसाइट मस्ट कंटेन कंप्लीट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपकी वेबसाइट के अंदर कंप्लीट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ये। और वेबसाइट का जो कंटेंट है वो कंटेंट 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, जनरल एंड डिटेल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में आप लोग जो कंटेंट प्रोवाइड करोगे वो वेबसाइट का ओवरव्यू होना चाहिए, और डिटेल कंटेंट जो आप लोग प्रोवाइड करोगे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके वेबसाइट के लिए जो पैराग्राफ्स लिखते हो उसकी लेंथ भी कुछ स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेंथ के पैराग्राफ अगर आप लोग लिखोगे तो वो भी यूज़र रीड करना पसंद नहीं करता है। तो ये कंटेंट में आपको ये 2-3 चीज़ याद रखनी है। दूसरा, आपकी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन आपका एज़ इजी एज़ पॉसिबल होना चाहिए। नेविगेशन मतलब क्या? तो मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर। वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पेज पे जो हम लोग ट्रांसफ़र होते हैं उस चीज़ को नेविगेशन बोलते हैं। तो वो नेविगेशन आपका वेबसाइट के अंदर इजी होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपको आपकी वेबसाइट बनाते टाइम ध्यान में रखना है, वो है उसका मीडियम। अब ये मीडियम मतलब क्या? तो ऐसा हो सकता है कि यूज़र शायद से आपकी वेबसाइट
आपके स्मार्टफोन के अंदर देखे, मतलब स्मार्टफोन के अंदर देख सकता है, या तो फिर टैबलेट के अंदर देख सकता है, या तो फिर किसी और डिवाइस के अंदर देख सकता है। तो आपकी जो वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है वो ऑल द डिवाइस के अंदर सपोर्ट होनी चाहिए, वेदर इट इज़ अ कंप्यूटर, इट इज़ अ स्मार्टफोन और इट्स अ टैबलेट। वो सारी चीज़ के अंदर क्या होनी चाहिए, तो सारी चीज़ के अंदर वो सपोर्ट करनी चाहिए। और दूसरी, आपकी वेबसाइट सारे ब्राउज़र को भी सपोर्ट करना चाहिए, लाइक योर मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट को ध्यान में रख के आपको आपकी वेबसाइट का प्लानिंग करना है। अब आपको यहाँ पे एक स्कूल प्लाज़ा के लिए एक वेबसाइट कैसे बनानी है, वो वेबसाइट का एक यहाँ पे फर्स्ट पेज बुक के अंदर दिखाया गया है। ये आपकी एक वेबसाइट का एक छोटा सा पेज दिखाया गया है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्कूल प्लाज़ा ऐसा लिखा हुआ चाहिए, फिर बैकग्राउंड में कलर चाहिए, यहाँ पे एक पिक्चर चाहिए, और यहाँ पे आपको ये चीज़ ऐसे डिस्प्ले करवानी है, ऐसा आपको चाहिए। और जैसे यूज़र सब कुछ सिलेक्ट कर लेता है, वहाँ पे लास्ट में वेलकम टू बिलिंग, वहाँ पे उसका पूरा बिलिंग हो जाना चाहिए। और ऐसे आपको वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़े बहुत स्टेप्स कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको दिखाए हैं। तो सबसे पहले ये बनाने के लिए आपको टेबल लेना पड़ेगा, और टेबल आप लोग इंसर्ट मेनू में से टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करके ले सकते हो। इंसर्ट मेनू में से अगर आप लोग टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स का नेम रहेगा इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। ये आपका टेबल है, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं इंसर्ट टेबल के डायलॉग बॉक्स में कितने टैब खुलते हैं। तो यहाँ पे 3 टैब खुलते हैं, क्विकली, प्रिसाइजली और सेल। इसमें से आपको जितने बाई जितने का टेबल लेना है वो सिलेक्ट करके ओके करना है। तो ये आपका इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स रहेगा। नेक्स्ट, अगर टेबल के अंदर आपको कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस भी आप लोग वहाँ पे कर सकते हो। अब आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी वेबसाइट जब स्टार्टिंग में खुलेगी तो आपकी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होगा वो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होम पेज के तौर पे जाना जाता है। वेबसाइट का फर्स्ट पेज उसे क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। और बेसिकली आपकी जो वेबसाइट का होम पेज है वो होम पेज को index.html नेम से सेव किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको index.html के नेम से सेव किया जाता है। तो होम पेज की डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर दी गई है, द फर्स्ट पेज ओपन्स व्हेन द यूज़र एंटर्स URL इट इज़ कॉल्ड योर होम पेज। ठीक है, द फर्स्ट पेज ऑफ योर website is known as your home page। और आपके होम पेज को index.html नेम से सेव किया जाता है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर इससे करोगे तो आपका होम पेज का बेसिकली ये index.html नेम दिया जाता है। नेक्स्ट, आपका यहाँ पे टेबल के रिलेटेड चेंजेस के लिए आपको एक दूसरा डायलॉग बॉक्स दिखाया गया है। वो डायलॉग बॉक्स है आपका टेबल प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कितने टैब आते हैं, तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके 2 टैब दिखाए गए हैं, टेबल एंड सेल। उसके अंदर सबसे पहली चीज़, आप लोग टेबल की साइज़ मेंटेन कर सकते हो। दूसरी, वहाँ पे टेबल को बॉर्डर्स एंड स्पेसिंग दे सकते हो। दूसरा, टेबल का अलाइनमेंट आता है। नेक्स्ट, कैप्शन आता है, बैकग्राउंड कलर आता है। ये सारे ऑप्शन आपको नीचे
यहाँ पे बुक के अंदर समझाए हैं और वो ये एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टेबल की जो साइज़ है वो साइज़ नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स के अंदर दी जाती है और ये साइज़ स्पेसिफाइड इन पर पिक्सल और परसेंटेज ऑफ विंडो। मीन्स ये जो रोज़ और कॉलम्स आप लोग दोगे वो पिक्सल या तो परसेंटेज ऑफ विंडो के अंदर स्पेसिफाई की जाती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा बॉर्डर्स एंड स्पेसिंग। तो यहाँ पे आप लोग बॉर्डर्स यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे स्पेसिंग इज़ यूज टू स्पेसिफाई द गैप बिटवीन सेल्स के बीच में गैप स्पेसिफाई करने के लिए आपका स्पेसिंग ऑप्शन यूज़ होता है। एंड पैडिंग गिव्स द गैप बिटवीन एजेस ऑफ द सेल एंड द टेक्स्ट। थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है टेबल अलाइनमेंट। मीन्स आपका टेबल आपको लेफ़्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, कहाँ पे चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हो। कैप्शन इज़ यूज टू गिव कैप्शन टू द टेबल इफ़ रिक्वायर्ड। मीन्स आपके टेबल को नेम ये कैप्शन ऑप्शन से दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड कलर। अगर आपको टेबल के बैकग्राउंड में कलर चाहिए तो आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे आपकी कलर पैलेट खुल जाती है। जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट करके आपको ओके कर लेना है। तो इतना आप लोगों का वहाँ से ये इंसर्ट टेबल के अंदर टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को सेट करनी है। दूसरा, अगर आपको आपकी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज चाहिए तो इमेज के लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और वहाँ से इमेज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इंसर्ट मेनू में जाके इमेज का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा इमेज प्रॉपर्टीज़ का, जिसके अंदर 4 टैब खुलेंगे, लोकेशन, डायमेंशंस, अपीयरेंस एंड लिंक। जिसके अंदर यहाँ पे इमेज का लोकेशन यहाँ से ब्राउज़ कर लेना है। बटन पे क्लिक करोगे, आपका इमेज कहाँ पे है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन और खुलते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट और डोंट यूज़ अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट मतलब अगर आपकी यहाँ पे डिस्प्ले की हुई इमेज नहीं आती है तो यहाँ पे लिखी हुई टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले होती है। और डोंट यूज़ अल्टरनेट टेक्स्ट मीन्स अगर आपको यहाँ पे इमेज के अल्टरनेटिव में टेक्स्ट नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और बाद में आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ऐसे आप लोग आपकी वेबसाइट के अंदर इमेज ला सकते हो। अब पीछे आपको जो इमेज प्रॉपर्टी है वो इमेज के अंदर आपको दूसरा डायलॉग बॉक्स दिखाया गया है, जहाँ पे अगर आपको इमेज की साइज़ कम करनी है, अगर आपको छोटी सी ही इमेज आपके वेबसाइट के अंदर चाहिए तो आपको ये इमेज प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स के अंदर दूसरे टैब में जाना है, डायमेंशंस। वहाँ पे उसकी कस्टम साइज़ आपको सिलेक्ट करनी है और उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे आपको सेट करनी है। ये भी परसेंटेज ऑफ सेल और परसेंटेज ऑफ सेल के अंदर ही रहेगी और बाद में आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो ऐसे आप लोग वेबसाइट के अंदर ये देखो, इतना करने से मेरी ये जो इमेज है वो इमेज की साइज़ क्या हो गई, छोटी हो गई। तो ऐसे आप लोग इमेज की साइज़ छोटी कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे फ़ॉन्ट का कोई कलर देना हो, फ़ॉन्ट मतलब आपकी जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आपको कलरिंग चाहिए तो आपको फॉर्मेट मेनू में जाना है और वहाँ से आपको ऑप्शन यूज़ करना है टेक्स्ट कलर, फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट कलर। अगर आपको आपके वेबसाइट के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके ऊपर क्लिक करने से आपकी लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपको आपके वेब पेज के अंदर लिंक चाहिए तो आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और वहाँ से आपको लिंक का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आप लोग लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, लिंक प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये आपका लिंक प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स है। इसके अंदर आपकी यहाँ पे ब्राउज़ बटन पे क्लिक करने से कौन सा पेज ओपन होना चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नीचे दिए गए ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इससे आपकी लिंक वेबसाइट के अंदर आ जाती है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है जो आपकी वेबसाइट के लिए नेसेसरी है, और या तो कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में अब बात की गई है कि जो आपकी वेबसाइट के अंदर वैलिडेशन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक स्क्रिप्ट दिखाई गई है। ये जो वेबसाइट हम लोगों ने बनाई वो वेबसाइट के रिलेटेड कुछ वैलिडेशन के लिए स्क्रिप्ट दिखाई गई है। वो स्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ यूज़ हुई है उसका यहाँ पे नीचे कुछ कोडिंग के बाद कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन आपको कोडिंग नहीं करना है क्योंकि कोडिंग आपकी एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं। लेकिन कोडिंग के बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें से कुछ चीज़ पूछते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ वहाँ पे दिखाई गई है कुकी। ये कुकी क्या होती है? तो ये कुकी जो है वो एक टाइप का वेरिएबल है। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो, अ कुकी इज़ अ वेरिएबल, अ कुकी इज़ अ वेरिएबल that is stored on the यूज़र्स कंप्यूटर। मतलब यूज़र्स के कंप्यूटर पे जो चीज़ स्टेव करके रखता है वो वेरिएबल कुकी के नाम से जाना जाता है। ये कुकी जो है वो कुकी आपकी रीड भी हो सकती है, मीन्स वी कैन से दैट cookies can be read, created, modified and deleted। वो कुकी आप लोगों की डिलीट भी हो सकती है, मॉडिफाई भी हो सकती है, क्रिएट भी हो सकती है और रीड भी हो सकती है। इसका आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा। तो अगर हम लोग ब्राउज़र के अंदर कुछ सर्फ करते हैं, बाद में उस चीज़ को हम लोग निकाल देते हैं, तो वो जो हिस्ट्री रहती है वो हिस्ट्री आपकी स्टोर की जाती है। वो किसी और पर्सन अगर देखना चाहे तो उसे ये वो चीज़ दिखाई देती है कि यूज़र ने कौन से वेबसाइट को विज़िट किया, कौन से वेब पेज को ओपन किया। तो वो ये थ्रू पॉसिबल है। और ये कुकी रीड भी की जा सकती है, क्रिएट भी हो सकती है, मॉडिफाई भी हो सकती है और डिलीट भी हो सकती है। फिर इस स्क्रिप्ट के अंदर दूसरी एक चीज़ यूज़ हुई है, वो एक आपका फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम है पार्स फ्लोट फंक्शन। यहाँ पे एफ कैपिटल में आएगा। ये फंक्शन का नेम है पार्स फ्लोट। अब ये फंक्शन डेटा को नंबर में कन्वर्ट करता है और उसका टोटल करता है। सो दिस फंक्शन इज़ यूज्ड टू कन्वर्टिंग द डेटा into number and add the total। वो नंबर को क्या करता है, डेटा को नंबर में कन्वर्ट करता है और बाद में उसका टोटल करता है। अब पूरी वेबसाइट बन जाने के बाद अगर आपको वेबसाइट को पब्लिश करना है तो वो वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए आपका एक नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है जिसका नेम है पब्लिशिंग अ वेबसाइट। तो सबसे पहले वेबसाइट को जो आपके कंप्यूटर पे से वो वेबसाइट को इंटरनेट पे डालने की जो प्रोसेस है उसे अपलोडिंग बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? अपलोडिंग। और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसे आप लोग ISP के नाम से जानते हो, वो आपको वेब सर्वर पे आपकी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट पे वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए स्पेस आपको वहाँ पे देते हैं। ठीक है। अब बाद में वहाँ पे वो जो द फ्री फ्रेसेस कैन बी, वहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलती है, वो फ्री स्पेस भी मिलती है। तो वो फ्री स्पेस जो है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। और अगर आपको
ज़्यादा टाइम के लिए आपकी वेबसाइट वहाँ पे चाहिए तो वहाँ पे फिर बाद में आपको उसका कॉस्ट भी देना पड़ता है, उसका पेमेंट भी करना पड़ता है। आपकी वेबसाइट पब्लिश करने के लिए आपको फाइल मेनू में से पब्लिश का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फाइल मेनू में से पब्लिश का ऑप्शन सिलेक्ट करने से आपका एक पेज खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वो डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का नेम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको आपका होम पेज जो है वो होम पेज का नेम लिखना है और बाद में आपको ये पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। तो इतना करने से आपको आपकी वेबसाइट आप पब्लिश कर सकते हो। अब यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है वो आपकी वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे से सर्वर के कंप्यूटर के ऊपर अपलोड होती है, सर्वर के कंप्यूटर के ऊपर होस्ट होती है। तो वहाँ पे आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो आप लोग ऐसा बता सकते हो FTP मीन्स योर फाइल ट्रांसफ़र protocol. FTP, file transfer protocol, is the means by which we can transfer the web pages for our computer to the वेब होस्ट। मतलब आप लोग आपके कंप्यूटर पे से वेब होस्ट पे वो चीज़ को पब्लिश कर सकते हो। ओके, तो इतनी चीज़ आपको वेबसाइट को पब्लिश करते टाइम ध्यान में रखनी है। और इस चैप्टर का लास्ट छोटा सा टॉपिक दिया गया है अदर ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल्स। अदर ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल। तो ये जो हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने कंपोज़र के अंदर देखा। अब आपको देखना है कि आपके पास कुछ कंपोज़र के सिवा भी अदर ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट मीन्स वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कंपोज़र के सिवा भी आपके पास बहुत सारे और भी टूल्स हैं, जिसका यहाँ पे जस्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया है। वो कंपोज़र के जैसा ही है जिसे आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसमें से सबसे पहला फर्स्ट दिया गया है अप्टाना स्टूडियो। सबसे पहला फर्स्ट वेब डेवलपमेंट टूल है आपका अप्टाना स्टूडियो। Aptana Studio is a powerful open source IDE. Aptana Studio is a powerful open source IDE means integrated development environment for building web application. Aptana Studio, it is a powerful IDE for building a web application. ये Aptana Studio supports HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Rails, PHP, Python and many other languages. ये अपटाना स्टूडियो बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लाइक योर HTML, CSS, ये अपटाना HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, रेल्स, PHP, पाइथन एंड मैनी अदर्स। अपटाना स्टूडियो को अपटाना स्टूडियो 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अपटाना स्टूडियो 2 भी बोलते हैं। और इसे डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट दी गई है www.aptana.com। ये वेबसाइट पे से इसे आप लोग फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका अदर ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल है जिसका नेम है ब्लू ग्रीफॉन। स्पेलिंग आपको याद रखनी है, ब्लू और ग्रीफॉन। ब्लू ग्रीफॉन दूसरा एक आपका ओपन सोर्स WYSI एडिटर है। ये WYSI मीन्स व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ऐसा आपका अदर फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स आपका वेब डेवलपमेंट टूल है। ये इट सपोर्ट्स
It supports languages like English, Dutch, German एंड चाइनीस। ये सारी लैंग्वेजेस को एंड मैनी मोर, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट दी गई है www.bluegriffon.org। ये आपको ध्यान में रखना है, ये .com नहीं है, क्या है www.org। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है आपका थर्ड वेब डेवलपमेंट टूल, जिसका नेम है आमाया। क्या है? आमाया। आमाया इज़ अनदर फ्री ओपन सोर्स WYSIWYG web development by World Wide Web Consortium, short form it is known as W3C। www इसे आप लोग W3 भी बोल सकते हो, और कंसोर्टियम के लिए C। आमाया इज़ अनदर फ्री ओपन सोर्स WYSIWYG एडिटर डेवलप्ड बाय W3C, और it was initially started as HTML or CSS editor and now grown in editor like your XML based system। मीन्स अब ये आपकी HTML और एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड सिस्टम है। और इसे डाउनलोड करने की लिंक दी गई है www या तो w3.org/amaya। इस लिंक का यूज़ करके आप लोग इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें आपको ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। और आपको ये सारे वीडियोस के साथ, ये सारे नोटबुक के साथ आपको टेक्स्ट बुक भी रिफ़र करनी है। और टेक्स्ट बुक का अंदर का जो बुक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो भी एक बार अच्छे से रीड करके समझना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।